हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हायर एजुकेशन सिस्टम का एक अनदर वीडियो लेकर के मैं आ गया हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में पढ़ना है ना। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो लेक्चर इसको अपलोड कर दिया है। हायर एजुकेशन सिस्टम को आप उसको सिस्टमेटिकली देखिए, है ना। एक एक करके मैंने अपलोड करते जा रहा हूँ और वीडियो का हम उसमें सीरियल नंबर भी मैंने दे दिया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको जो सीजी सेट एग्जाम है, क्या आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनेंगे, हाँ, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है? यूजीसी से कनेक्टेड है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही है जो इस सब के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करती है। जैसे आप देखे होंगे कि जो भी आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट कॉलेजेस में देखा जाए कि एग्जाम पेपर में देखा जाए, जो भी पैटर्न्स आ रहे हैं एग्जाम में, ये सब डिसाइड कौन करता है? तो यूजीसी का कहीं ना कहीं उसमें रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के, यूजीसी को लेकर के एक सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम देखें तो, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे कि यूजीसी का एक्चुअली यूजीसी बना कब, कौन से कमेटी की सिफारिश पे बना। इसको मैंने बताया भी अपने 4th वाले वीडियो लेक्चर में। अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा प्रणाली वाला वीडियो लेक्चर मैंने कमीशन के बारे में बताया था, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे संरचना क्या होता है यूजीसी का, और हम इसमें उसके कार्य प्रणाली को भी समझेंगे, है ना। साथ में ये भी दिखाऊंगा कि यूजीसी का जो पोर्टल है ऑनलाइन, उसको भी हम देखेंगे यूजीसी पोर्टल को। क्योंकि होता क्या है, हम जब कभी कुछ पढ़ते हैं ऐसा चीज़, तो हमें जा करके उसके पोर्टल को चेक करना चाहिए यूजीसी का। तो यहाँ पर मैं यूजीसी का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको भी देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि उसके चेयरमैन का नाम क्या है ना। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम यूजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। मुझे तो लग रहा है कि यूजीसी से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इस बार के सेट एग्जाम में। यूजीसी के कार्य से संबंधित आपको क्वेश्चंस आ सकता है। ये आया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, अगर देखेंगे हम ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। तो सबसे पहले देखिए 1952 में, वर्ष 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग की मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाया जाए। तो होता ये था, सरकार 1952 से पहले, 1952 से पहले सरकार क्या करता था, जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेजेस को जो भी उनको फंड देना रहता था, वित्तीय जो भी फाइनेंशियल जो सपोर्ट करना रहता था, फंड जो मिलता था ना, वो डायरेक्ट देता था गवर्नमेंट। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी एक संस्था को दे दिया जाए, एक कमीशन को दे दिया जाए, है ना। सरकार के द्वारा इनको दे दिया जाएगा यूजीसी को, फिर ये क्या करेगा, आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसको भी देना है ये, उसको आगे अपना प्रोसीजर के थ्रू देते रहेगा। तो इसलिए क्या, किसको बनाने की बात कही गई, यूजीसी को बनाने की बात कही गई। और इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है ना, यूजीसी की सिफारिश किसने किया था? तो राधा कृष्णन आयोग, याद रखेंगे, राधा कृष्णन आयोग जो बना था आपका 1948 से 49 के बीच में, मैंने पढ़ाया है इसको, है ना। तो 1948 में राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था। उनके द्वारा सिफारिश की गई थी कि आपको यूजीसी एक टाइप से विश्वविद्यालय अनुदान करनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा 52 में एक रफली बनाया गया, मतलब एक नॉर्मल संस्था बनाया गया, है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाया जाए। तो उस समय 28 दिसंबर, देखो 1952 में क्या हुआ, इनको लगा कि ऐसा हमें एक आयोग बनाना चाहिए जो पैसे को, फंड को ट्रांसफर करे हमारी स्कूल कॉलेजेस तक। फिर 28 दिसंबर 1953 को, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे, ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रख दी। उसके बाद औपचारिक तौर पर मतलब बना दिया गया, बट अभी भी कोई भी अधिनियम नहीं लगाया गया है, संसद के द्वारा इसको नहीं बनाया गया था, है ना। 1900, देखो 1900, अब सिंपल समझिए, जो राधा कृष्णन आयोग है 1948, 1948 और 1949 में एक सिफारिश किया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए 1952 में गवर्नमेंट के द्वारा फिर से बात चालू की गई कि हाँ होना चाहिए, जो ये काम करेगा, सरकार के जो फंड है उसको कॉलेजों तक पहुंचाएगा। फिर 1953 में औपचारिक तौर पर इसको बना दिया गया। 1953 में जो लिखा है 28 दिसंबर, आप याद रखेंगे डेट को, 28 दिसंबर 1953 में उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद के ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रख दी। अब बात करते हैं 1956। देखिए अब 1956 में इसको क्या दिया गया, एक वैधानिक आयोग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्टेट वैधानिक आयोग बना दिया गया। इसको कैसे वैधानिक आयोग बना दिया गया, संसद में पारित एक विशेष अधिनियम के तहत, विशेष विधेयक के तहत। देखिए
विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित कर दिया गया। तो इनका स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तब क्या बोलोगे? 1956 बोलना है आपको, है ना। देखो ये जो था 1953 में एक संस्था टाइप बनाया गया था, लेकिन उसको अधिनियम के थ्रू मतलब रूल्स में ला करके उस पर लॉ लगा करके रूल्स रेगुलेशन जो संसद का जो अधिकार है ना, नियम बना करके अधिनियम ला करके यूजीसी अधिनियम ला करके 1956 में औपचारिक तौर पर उसको 100% मानेंगे इसको 1956 में यूजीसी का गठन कर दिया गया। तब से यूजीसी अभी भी कार्य कर रहा है। तो ये हो गया इसका बेसिक, हमने समझ गए। आप याद रखना है राधा कृष्णन आयोग भूलना नहीं है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजीसी की संरचना, इसमें इसके स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए? 10 और 2 12 हो गए, है ना। और साथ में जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। इस चीज को भी याद रखेंगे, राज्य सरकार के इसमें हाथ नहीं होता, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यूजीसी के जो सचिव होते हैं ना, वो इसके कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन अलग होता है, कार्यपालक मतलब जो प्रशासनिक चीज को देखता है उसको बोलते हैं कार्यपालक, ठीक है। तो ये हो गए यूजीसी के जो सचिव हैं। देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो सचिव हैं वो भी इसमें सदस्य होते हैं। तो मेनली तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। ये हो गया संरचना। अब देखते हैं यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं ना कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर मार्ग में है। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहादुर शाह जफर मार्ग को पूछा जाए आपसे, बट एक बार रफली आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली में 2 और है इसके अतिरिक्त, इसके जगह ब्यूरो फिरोज शाह रोड में भी एक है इसका ऑफिस, और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में भी इसका एक आपको ऑफिस देखने को मिल जाएगा यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रीय कार्यालय, इसको भी आपको याद रखना है, रफली आपको पूछा जा सकता है क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में। जो रीजनल ऑफिस है इसके, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है और बेंगलोर में है। तो देखिए साउथ में बेंगलोर हो गया, वो आपको ईस्ट के साइड अगर देखा जाए, है ना, तो क्या गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद, कोलकाता आपका ये भी हो गया, भोपाल है आपका मिडिल में और पुणे है आपका वेस्ट में। तो इस टाइप से आप रफली याद रखेंगे कितने क्षेत्रीय कार्यालय, 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इस चीज को आप अपने ट्रिक के थ्रू आप याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देख लेते हैं यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर CD देशमुख जो थे, इनके क्या है डॉक्टर CD देशमुख इनके प्रथम अध्यक्ष थे यूजीसी का। इस चीज को याद रखें, जब 1956 में बना तब की बात है ना ये। और उसके बाद अभी कौन है? प्रोफेसर मामीडाला जगदेश कुमार जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इस नाम को तो आपको याद रखना ही रखने का, क्वेश्चन कभी भी देखने को मिल सकता है यूजीसी के चेयरमैन के नाम के बारे में, ठीक है। और इसको भी हम लोग और देखेंगे डिटेल में। अब देख लेते हैं यूजीसी को क्या कार्य है, यूजीसी का एक्चुअल कार्य क्या है। यूजीसी को उच्च शिक्षा में अनन्य स्थान प्राप्त है। तो हायर एजुकेशन में अगर बात करते हैं हम लोग ना, तो उसका प्रथम स्थान आता है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। जितनी भी संस्थाएं चलती है हायर एजुकेशन में, उसके बाद ही यूजीसी सबसे टॉप में है। इस चीज को भी याद रखेंगे आप, क्योंकि होता यही है कि गवर्नमेंट जो है यूजीसी को ही पूरा अपना हैंड ओवर कर दिया गया है कि आप हायर एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करिए, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा उनको फंड दे दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उनके डिमांड के अकॉर्डिंग सेंक्शन किया जाता है बजट, और उन्हीं को ही अनन्य स्थान प्राप्त है। मतलब टॉप में कौन है? आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है। मैं पहले बता दिया हूँ यहाँ पे। यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद, देखिए यूजीसी, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, यूजीसी एक्ट कब आया था? 1956 में। इसी को बोल रहा हूँ मैं, यूजीसी एक्ट के तहत ही 1956 में आपको देखने को मिला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। इस चीज को भी याद रखेंगे, पार्लियामेंट के द्वारा आपको क्या देखने को मिलता है? यूजीसी का गठन हो जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। तो उसी जो एक्ट है ना, यूजीसी अधिनियम है, यूजीसी एक्ट है, उसी में अनुच्छेद 12 में, उसके अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आर्टिकल 12 में यही बात कही गई है। क्या चीज बोला गया है? तो देखिए 2 चीज है उसमें, 2 उत्तरदायित्व की बात की गई है। यूजीसी अधिनियम, यूजीसी एक्ट 1956 के आर्टिकल नंबर 12 में 2 कार्य के बारे में बात किया गया है, 2 उत्तरदायित्व दिया गया उनको कि उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम के फाइनेंस की जो फंड जो अलॉटमेंट है उसको भी देखना है आपको। दूसरा चीज दिया गया उनमें मानकों का समन्वय और निर्धारण करना, और तत्पश्चात उनका अनुरक्षण करना। और सभी यूनिवर्सिटी हर स्टेट में हर राज्य की यूनिवर्सिटियों को एक समन्वय बनाना भी उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में उनका बीच बीच में रैंकिंग करना, परीक्षण करना, ये सब का भी काम कौन करता है? यूजीसी करता है। आप देखे होंगे कॉलेजों का भी रैंकिंग होता है, ये सब काम कौन करता है? यूजीसी करता है। तो ये उसका मेन काम है कि कॉलेजेस को
जो उच्च शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, उनका फंड प्रोवाइड कराना और साथ ही साथ सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में आपको समन्वय बनाना है, मतलब कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है और रूल्स एंड रेगुलेशन का निर्धारण करना है, साथ ही साथ उनके एग्जामाइन भी करना है, मतलब उनका परीक्षण भी करना, ये इनका मेन काम है यूजीसी का। ये लिखा है अनुच्छेद 12 में, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो विस्तार पूर्वक देखा जाए तो हमें मिलता है यूजीसी का मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और उसको बढ़ावा देना। तो यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना है और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, इसका काम। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करना, मतलब चाहे आप टीचिंग स्किल हो, मतलब टीचिंग को लेकर के, उसकी एग्जामिनेशन को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, सभी लोगों का स्टैंडर्ड डिसाइड करना भी, मानक डिसाइड करना, मतलब स्टैंडर्ड फिक्स करना भी किसका काम है? यूजीसी का ही काम है। ये सब हम देखेंगे। शिक्षा के नियमों के न्यूनतम स्तर का परीक्षण करना, मतलब शिक्षा को लेकर के पूरा न्यूनतम लेवल तक आपको काम करना, मतलब बेसिक लेवल पे भी यूजीसी को काम करना रहता है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति, घटनाओं का अवलोकन करना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों का अनुदान वितरण करना, मतलब जो भी रिसर्च हो रहा है, कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना है, जो भी घटनाएं हो रही है उसको भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ कॉलेजों को, मैं पहले ही बोला हूँ, फंड प्रोवाइड करना है, अनुदान देना है। ये सब क्या किसका काम है? यूजीसी का ही काम है, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थानों, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करना। तो जो उच्च शिक्षण संस्थानों में, मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, जो केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, तो सब में एक कोऑर्डिनेशन बैठाना भी किसका काम है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम। इसलिए मैं बोला कि जो सीजी सेट एग्जाम अगर हो रहा है तो इसके लिए परमिशन हमें लेना पड़ता है यूजीसी से। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको नहीं करा सकता, क्योंकि हमारा जो सेट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी है ना, वो कहीं ना कहीं यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। आप देखे होंगे, है ना। और किसके रूल्स को? यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको पोस्टिंग मिलेगा। तो इसलिए परमिशन, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी करनी है अपने स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ता है यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, क्योंकि उसको प्रायोरिटी रखा गया है। और ये केंद्र, और क्योंकि एक चीज और मैं बता दूं, जो शिक्षा है ना, हायर एजुकेशन वाला, वो दोनों के लिए फोकस हो जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, या राज्य सरकार हो, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना है। अब आते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने। देखो, राज्य सरकार को भी वो क्या दे सकते हैं? एडवाइस दे सकता है इसके लिए। साथ ही साथ वो सेंटर अगर स्थापित करना चाहे किसी भी राज्य में अपना, वो कर सकता है ना। चाहे शिक्षा सुधार को लेकर के, यूनिवर्सिटी शिक्षा को लेकर के सुधार के कार्य भी वो राज्य सरकार को भी परामर्श दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, ठीक है। यूजीसी समय समय पर विश्वविद्यालयों में उपकुलपति, प्राध्यापक और अन्य मुख्य अधिकारियों के चयन के लिए योग्यता निर्धारण का भी कार्य करता है। देखिए, इस चीज को भी याद रखेंगे। आप विश्वविद्यालय में हैं, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे पंडित, जहाँ मैं बता दूं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ रायगढ़ यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, इसमें अगर इसमें कुलपति आपको डिसाइड करना है, मतलब वाइस चांसलर का भी आपको सिलेक्शन करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता इसको। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूजीसी ने बना कर दिया है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को भी। जबकि यूनिवर्सिटी किसका है? स्टेट यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी है ना। पंडित रविशंकर, कोई भी आप बस्तर यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सब क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे किसी भी की भर्ती करना है, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे इसके वाइस चांसलर हो, के रजिस्ट्रार हो, जिनकी भी भर्ती करना है, चाहे प्रोफेसर हो, ये सब यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली 100% नहीं रहता, वो सेंट्रली हम उसे परमिशन लेने में हमें डिले हो जाता है थोड़ा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें किसकी काम है? यूजीसी का। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सबको, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे आपको। अब इसमें से पूछा जाएगा आपको यूजीसी के कौन कौन से इसमें से कार्य है, कि कौन कौन से इसमें से कार्य नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि यूजीसी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले विशेष अधिकारियों, विशेष प्राध्यापकों आदि के वेतन निर्धारण में दिशा निर्देश जारी करता है। देखिए, अब मैं पहले ही बोला, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कि आपको विश्वविद्यालय या टीचरों के जितने भी जो बेसिक सैलरी होता है ना, ये भी डिसाइड कौन करता है? यूजीसी करता है। तो उसमें गवर्नमेंट चाहेगा तो कम कर भी नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको कम करना चाहे ना, तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डिसाइड कौन कर देता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, वेतन निर्धारण के दिशा निर्देश जारी करता है। देखिए, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पैसा यूजीसी दे देगा आपको, है ना। सैलरी यूजीसी नहीं देगा, देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही है। अगर कॉलेज में आप प्रोफेसर बनते हैं तो सैलरी देगा आपको गवर्नमेंट, लेकिन दिशा निर्देश, जो डायरेक्शन है कि उनको कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, सब कौन डिसाइड करता है? आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ही डिसाइड होता है, ठीक है। यूजीसी ने विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों का मॉडल, जैसे पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस तैयार करना, किसी भी आप बीएससी, एमएससी, बीए, बीकॉम जिसका भी है, उसका सिलेबस का जो डिसाइड है, ये भी कहीं ना कहीं यूजीसी के
गाइडेंस में ही आपको करना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण हेतु उपलब्ध कराता है। अपने उसके वेबसाइट में भी मिलता है, आपको देखे होंगे। यूजीसी विश्वविद्यालय में नए भर्ती हुए प्राध्यापकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट एवं रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करता है। अब ये क्या होता है समझ लेते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, पी बन जाते हैं ना, तो आपको रूल्स होता है कि आपको 3 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, जो भी 1 साल के अंदर आपको क्या होना चाहिए, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना रहता है, ये भी यूजीसी कराता है। उसके बाद 3 साल के अंदर आपको रिफ्रेशर कोर्स करना रहता है। जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये सभी के लिए कॉमन रहते हैं, लेकिन रिफ्रेशर कोर्स सब्जेक्ट वाइज होता है ना। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तब इस चीज़ को और अच्छे से आप समझ लेंगे। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको रिफ्रेशर कोर्स, ये सब करना पड़ता है ना, सबको करना पड़ता है। जैसे मेरा द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने किया हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाता है ना, तो उसका कुछ सोचना नहीं है। बस ये सब कराता कौन है ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को तो आपके माइंड में इस चीज़ में नहीं रहेगा, आपके दिमाग में चीज़ है ना, भूल जाएंगे क्या चीज़ है ये। इसलिए मैं इसको तो एक रफली आइडिया बता दिया हूँ कि रिफ्रेशर कोर्स फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है क्या चीज़। तो प्रोफेसरों को ट्रेनिंग है, समझ लीजिए हमारा, है ना। जैसे कि अगर डिप्टी कलेक्टर बनता है, डीएसपी बनता है, तो उसको निमोरा में, अगर मैं यहाँ की बात करूँ छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर ट्रेनिंग होता है उनका। लेकिन प्रोफेसरों का ट्रेनिंग नहीं होता है अलग से, उनका यही एक ट्रेनिंग है जो रिफ्रेशर कोर्स फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही उसका ट्रेनिंग है। ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों होता ही है ना। तो ये इसका हमारा ट्रेनिंग हो जाता है। तो ये भी कौन कराता है, यूजीसी के गाइडलाइन में ही। अलग अलग यूनिवर्सिटी भी कराते हैं इसको, ऐसा नहीं कि यूजीसी ही कराएगा, बट यूजीसी तो कराता ही है, साथ में यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है सभी यूनिवर्सिटी को, जो भी कराएगा, है ना। केंद्र सरकार यूजीसी को अनुदान देती है। हम जानते हैं केंद्र सरकार किसको देती है, यूजीसी को, और देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना करती है। यूजीसी को अनुदान देती है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ही स्थापना करती है, ठीक है। केंद्र सरकार यूजीसी की सिफारिश पर शैक्षणिक संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो केंद्र सरकार यूजीसी की सिफारिश पर, मतलब देखिए यहाँ पर भी यूजीसी की सिफारिश अगर केंद्र सरकार को, है ना, केंद्र सरकार को अगर उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करना, मैं एक वीडियो लेक्चर सेपरेट बनाऊंगा, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आने वाला है ना। 1-2 वीडियो लेक्चर के बाद आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, डीम्ड हो गया, है ना। इस टाइप के अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि टोटल यूनिवर्सिटीज कितने हैं, अगर सेंट्रली कितने हैं, राज्य सरकार में कितने हैं, सब चीज़ को हम देख लेंगे, ठीक है। ऑफिशियल डाटा से ही देखेंगे यूजीसी के, वहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी को बनाना भी है ना, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यूजीसी का सिफारिश होना चाहिए केंद्र सरकार को, तभी वो बनाता है। तो इस चीज़ आपको याद रखना है सब पॉइंट्स को। अब हम देख लेते हैं यूजीसी के अंदर में एक संस्था काम करती है, नैक। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। इसका हिंदी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। देखिए आप जिस टाइप, अगर आपको फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता है ना कि नैक का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश नेम को ही याद रखें, क्योंकि ये सबको याद रखने में आसानी होता है। जैसे एन से है नेशनल, ए से असेसमेंट, है ना, फिर ए से है एक्रीडिएशन एंड काउंसिल। लेकिन आप हिंदी में देखेंगे ना तो इसको बहुत प्रॉब्लम होता है नाम को पढ़ने में। तो आप कोशिश करें कि इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को, जो नाम आ रहा है उसको फुल फॉर्म को इंग्लिश में पढ़ें और उसको अच्छे से याद रखें, जिससे क्या होगा, आपको ऑप्शन को देखें इंग्लिश टाइप क्वेश्चन को, इस टाइप को इंग्लिश और लैंग्वेज में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो हमें ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक। अब देख लेते हैं नैक क्या है। तो नैक मैं बता दूं यूजीसी के अंदर ये काम करने वाली संस्था है। इसका मेन काम होता है कॉलेजों को ग्रेडिंग देना। हर एक 5 साल में कॉलेजों के लिए ग्रेडिंग होता है। आप देखेंगे किसी भी कॉलेज की वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो बी, ए+, ये सब लिखा होता है कॉलेज की वेबसाइट में। ये सब क्या उसका ग्रेडिंग है, मतलब कॉलेज का ग्रेड है कि कॉलेज किस ग्रेड का है, कितना वहाँ का फैसिलिटी है, वहाँ पे कितना रिसर्च हो रहा है, सब चीज़ को देख करके ना जो नैक होता है ना, ये होता है नैक। आप सुने भी होंगे कॉलेजों का नैक हो रहा है बोल के, है ना, तो इसका यही मीनिंग देख लेते हैं। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने गुणवत्ता आश्वासन के विचार की शुरुआत की तथा भारत में उच्च शिक्षा यूजीसी के तहत मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का हमें विकास देखने को मिलता है। 1986 में क्या हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आता है। तो शिक्षा नीति क्या बोलता है कि शिक्षा स्तर को हमें सुधारना है। उसके बाद यूजीसी के जो शिक्षा स्तर को भी सुधारना है, उसमें ये भी बोला जाता है कि उच्च शिक्षा को भी आपको सुधारना है। तो इसीलिए हमने 1956 में हमने गठन किया किसका, यूजीसी का। उसके बाद हम यूजीसी के अंदर में क्या करते हैं कि नैक का हम लोग संस्था को बनाते हैं, जो वेरीफाई करने का काम करता है पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, ठीक है। आप देख लेते हैं। तो नैक की स्थापना 1994 में, देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप लोग को। 1956 में आपका क्या बना है, यहाँ पे देखते हैं। 1956 में आपका बना है यूजीसी। उसके बाद 1994 में आपका आता है नैक। याद रखना 1994 में क्या बनेगा, नैक। यूजीसी तो बना दिया हम 1956 में। फिर हमने देखा कि कॉलेजों का ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। कॉलेज क्या है, अगर हम ग्रेडिंग नहीं करेंगे कॉलेज को, उसके हिसाब देखिए कॉलेज के जैसा ग्रेडिंग होता है ना, ABCD जो भी,
जो अच्छा ग्रेडिंग है उसको ज़्यादा अनुदान मिलता है, फंड ज़्यादा मिलता है कॉलेजेस को। तो ये क्या होता है, जब फंड कौन देती है, यूजीसी देता है। तो यूजीसी ने बोला कि नैक करवाना पड़ेगा आपको सभी कॉलेजेस को, तो उसके बेस पे आपको फंड मिलेगा, जैसा आपको ग्रेडिंग रहेगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, सब चीज़ें, है ना। इसीलिए हर कॉलेज को नैक कराना रहता है। हर 5 साल में होता है, याद रखेंगे, नैक का जो ग्रेडिंग है हर 5 साल में होता है, ठीक है, 5 साल तक वैलिड रहता है। तो नैक की स्थापना 1994 में यूजीसी के तहत एक स्वतंत्र निकाय, देखिए ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में की गई थी, और भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा बनाए रखना उद्देश्य था इसका। विशेष रूप से नैक मान्यता देता है, मतलब नैक ही मान्यता देता है कि आपको कैसा आपका कॉलेज है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं केंद्रीय, चाहे राज्य हो, निजी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो कि प्राइवेट हो, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हो, कुछ भी हो, सबको क्या कराना रहता है, सबको नैक ग्रेडिंग कराना रहता है, कि मान्यता प्राप्त करना रहता है कि ये कॉलेज लायक है कि नहीं है। अगर कोई भी कॉलेज नैक ग्रेडिंग नहीं करा रहा है, मतलब वो सिस्टम सही नहीं है, उसका मैनेजमेंट सही नहीं, इसलिए नैक ग्रेडिंग होना बहुत जरूरी है। नैक ग्रेडिंग होता है तब जा करके उसको परमिशन मिलता है, मान के चलिए कि अगले 5 साल तक कॉलेज कैसा रहेगा, कि इसको कितना अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। तो नैक ग्रेडिंग भी आपका प्रोग्रेस के बेस पे होता है। तो हर, चाहे प्राइवेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, निजी हो, है ना, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, राज्य हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, केंद्र सरकार का हो, सबको कराना पड़ता है नैक ग्रेडिंग, ठीक। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनिवार्य मूल्यांकन और उच्चतर मानक शैक्षिक संस्थान विनियम 2012 आदेश देता है। मतलब ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ये जो नियम मैंने लिखा है, अनिवार्य मूल्यांकन एवं उच्चतर मान्यता शैक्षिक संस्थान विनियम, वही चीज़ है, नैक ग्रेडिंग की बात करता है। ये सभी विश्वविद्यालय संस्थान कॉलेजों को एक मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होनी चाहिए। अब मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, जो हमने नैक बनाया है ना, नैक किसके द्वारा लाया, यूजीसी के द्वारा लाया गया। तो यूजीसी किसके बेस पे लाया है, तो इसी रूल्स के बेस पे लाया है। तो रूल्स को आपको याद नहीं रखना है, ये मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 2000, है ना, इसी रूल्स के तहत नैक ग्रेडिंग करवाना कंपलसरी कर दिया। नैक 1994 में आपका नैक बन चुका है, ठीक है, उसको बना हुआ था, लेकिन 2012 के बाद कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट को, आपको सभी कॉलेजेस को करवाना है। तो इस पॉइंट का आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने रफली इसको बताया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नैक का जो मूल्यांकन होता है, जो नैक जो ग्रेडिंग होता है ना, इन 7 मानदंडों पर आधारित है, मतलब 7 फैक्टर। सबसे पहले पाठ्य चर्चा संबंधी पहलू, मतलब वहाँ का सिस्टम कैसा है, सिलेबस कैसा है, डिसाइड किया गया है, ये सब चीज़ों पे होती है। शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन, मतलब लर्निंग आउटकम्स, कितने बच्चे वहाँ पे सीखते हैं, एक बच्चों के पीछे कितना टीचर है, मतलब कितने बच्चे हैं एक टीचर के पीछे। तो ये सब जो मूल्यांकन होता है, कितने पास परसेंटेज है, कितना वो पास हो रहे हैं, ये सब पे काम करता है ना। थर्ड है अनुसंधान, परामर्श और विस्तार, मतलब रिसर्च कितना अच्छे से हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसे बोलते हैं करियर गाइडेंस को लेकर के क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सब चीज़ को देखा जाता है। बुनियादी ढांचा और सीखने का समाधान, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है उस कॉलेज का, कि वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग है कि नहीं है, कि पूरा कमरा है कि नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, है ना, हर एक चीज़ को देखा जाता है अलग अलग पॉइंट में। छात्र समर्थन और प्रगति, स्टूडेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट प्रोग्रेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट कितना वहाँ पे एक्टिव है, इन सब पॉइंट को देखा जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो ऑफिस वाला वर्क है, वो कितना सिस्टमेटिक है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब पॉइंट को देखा जाता है। और नयाचार और सर्वोत्तम प्रथाएं, मतलब नया चीज़ क्या कर रहा है कॉलेज, जो चलता आ रहा है वही चीज़ कर रहा है कि कुछ इसमें बदलाव भी कर रहा है, जिसे बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं। होता है ना, कुछ कॉलेज अपना कोचिंग सेंटर खोलता है, कुछ कॉलेज कुछ बच्चों के लिए एडवांस में सिखाता है। तो इन सब पॉइंट को चर्चा करके वो ग्रेडिंग देता है, पॉइंट देता है, उस पॉइंट के बेस पे आपको ए बी सी डी कुछ भी ग्रेड मिलेगा। अगर आपको ए ग्रेड मिला आपके कॉलेज को तो अच्छा ग्रेड है, बी मिला थोड़ा कम है, सी और डी मिला तो ये सब लिखा है वहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी में। ए मिला तो बहुत अच्छे होता है आपका, बी में, सी होता है तो संतोषजनक, और डी हुआ था मतलब असंतोषजनक, मतलब अनसेटिस्फाई। बहुत अच्छे मतलब वेरी गुड, है ना, गुड हो गया अच्छे, संतोषजनक मतलब सेटिस्फाइड है, और असंतोषजनक मतलब अनसेटिस्फाइड होता है। ये सब डिसाइड करते हैं यूजीसी के नए ग्रेडिंग में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से यूजीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आप इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लें, है ना, इस वीडियो लेक्चर को। अब हम चलते हैं यूजीसी का वेबसाइट देख लेते हैं, क्या है यूजीसी का वेबसाइट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, यूजीसी लिखेंगे, है ना, यूजीसी लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पे ओपन कर दिया है उसी चीज़ को, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप। ये हो गया यूजीसी का साइट। देखिए इसको मैं एक बार और बता दूँ, आप जैसे सर्च करेंगे, है ना, यूजीसी जैसे लिखे, तो जो पहला है देखिए, वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली लिखा है ना, उसी को मैंने क्लिक करोगे तो आपको ये वाला चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये हो गया यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। अब देख रहे हैं यहाँ पर सब चीज़ लिखा है ना, ये सब चीज़ देख सकते हैं हम, गाइडलाइन क्या है इसका, रेगुलेशंस क्या है, हायर एजुकेशन को लेकर के देखिए, कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज कितने हैं यहाँ पे देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सब चीज़ के बारे में बताया गया है ना यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये चेयरमैन है यहाँ के, चेयरमैन के बारे में आप देख सकते हैं, इनका नाम भी देखा अब दिख जाएंगे हमें,
देखो ये इनका नाम है प्रोफेसर मामीडाला, देख रहे हैं यहाँ पे है ना, प्रोफेसर मामीडाला जगदेश कुमार, चेयरमैन है यूजीसी का। तो इस टाइप से आपको हर एक पोर्टल को देखना चाहिए, जो भी हम पढ़ते हैं ना, स्वयं पोर्टल हो गया। अब देखिए इनके द्वारा क्या क्या पोर्टल चलाए जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। नीचे में देखिए, आप पूरा नीचे आ जाइए, है ना, इसमें देखेंगे आप अच्छे से। देखिए ये ईपीजी पाठशाला, देखिए ये क्या है, नेशनल डिपॉजिटरी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, स्वयं प्रभा, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में और दिखते जाएगा। तो अब जितना भी अब मान के चलिए ये सब कौन करवा रहा है, ये सब डिजिटल इनिशिएटिव्स है, किसका, यूजीसी का। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जा रही है ना। तो जैसे यूजीसी मुक्स हो गया, ए वर्टिकल ऑफ स्वयं, है ना। ये सब चीज़ देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो जितने में नीचे में जो भी यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, सब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं पढ़ाऊंगा भी आने वाले वीडियो लेक्चर में, ये क्या चीज़ है, कब कब बना है ये, और क्या काम है इन सब संस्थाओं का, है ना। एक चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है, इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, यूजीसी वाले को, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म, नेट एग्जाम होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखो यूजीसी खुद बोल रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है, नेट का एग्जाम। और स्टेट कॉलेजेस में अगर आपको बनना है तो सेट का एग्जाम, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इस टाइप से आपको ना एक्टिव रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ को आप देखें, कोई भी संस्था के बारे में पढ़े, चाहे स्वयं प्रभा, स्वयं, जो भी मैं बताऊंगा भी आने वाले वीडियो लेक्चर में। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं तो एक बार जरूर सर्च करें उसके बारे में, वेबसाइट को देखें आप, है ना, कैसा है, क्या है, उसके चेयरमैन कौन है। तब आपको रिसेंट के जो डाटा चाहिए ना, वो तभी हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज की वीडियो लेक्चर कंप्लीट, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, जहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम का हम देखेंगे रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे यूजीसी हो गया, वैसी बहुत सारे हमारे पास संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम देख लेंगे। उनका इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे बाकी सबको, है ना, बाकी सबको एक रफली पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो लेक्चर बना करके अपलोड किया हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।